जय हिंद दोस्तों, से आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। काफ़ी समय से मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग जो है कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ये कोई प्रॉपर्टी मैं दिखाने वाला इसमें नहीं हूँ। मैं इसमें कोई आपको फ्लैट वगैरह इसमें नहीं दिखाने वाला, कुछ पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। काफ़ी समय से मुझे जो है काफ़ी लोगों के कॉल्स आते थे और बहुत सारे दोस्तों के कॉल्स आते थे मुझे, वो लोग मुझे बताते थे, कॉल करते थे कि सर घर लेना है लेकिन मेरे पास आईटी फाइल नहीं है, मेरा बैंक स्टेटमेंट अच्छा नहीं है, मेरा सैलरी 10,000 15,000 आता है, इन हैंड मिलता है, कैश में अकाउंट में नहीं आता है। तो उन्हीं सब मुद्दों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। और इन सब चीज़ों पे अगर आप सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कर लेंगे, आपके पास सब चीज़ें होंगी तो आप घर लेने में आपको बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों आइए हम इसके बारे में बात करते हैं और थोड़ा आपको कुछ पॉइंट बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है बहुत सारे लोग मुझसे कॉल करके लोन के बारे में बात करते हो, लोन के बारे में पूछते हो कि सर मेरा लोन हो जाएगा क्या। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि लोन वगैरह जो होता है उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। आपको जो अगर आप एक अच्छा घर लेना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो और लोन कराना चाहते हो तो मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं कि आप लोग जो है आईटी फाइल वगैरह किया करो प्रॉपर। क्योंकि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंकर लोग जो 3 साल का आईटीआर फाइल मांगते हैं आजकल जो रहता है, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों बिना आईटीआर के अगर आप लोग जाते हो लोन कराने के लिए उसमें आपका काफ़ी खर्चा हो जाता है। हो तो जाता है लेकिन उसमें जो है फिर आप जानते हो फिर सेटिंग से वो सब काम कराने पड़ते हैं। उसमें आपका नाजायज़ 2-2.5 लाख रुपये खर्चा हो जाता है सारा कागज़ वगैरह बनाने में, और वो बहुत रिस्की होता है। उसमें काफ़ी 90% चांस होते हैं, उसमें भी रिस्क के केवल 10% चांस होते हैं कि आपका वो लोन हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, और प्राइवेट सेक्टर में आपका जो है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेशन देता हूं कि आप लोग सबसे पहले अगर एक अच्छा घर लेना चाहते हो, भले 2 साल बाद लीजिए, 1 साल बाद लीजिए, लेकिन आईटी फाइल बनाने के बाद ही आप घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फाइल वगैरह लीगल तौर पे अभी पहले होता था कि बैक डेट का बन जाता था, लोग जो है थोड़ा बहुत इधर उधर करके बना देते थे, बहुत सारे अकाउंटेंट लोग या जो भी लोग हैं काम करते हैं फाइनेंस का। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने सारे काम जब से ऑनलाइन कर दिए तो अभी वो इनलीगल वाले काम नहीं होते हैं, उसमें बहुत रिस्क होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग आपसे पैसे ठगने के लिए बोल देंगे कि हाँ मैं बना दूंगा, 1 साल का 35,000 40,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज करके ले लेंगे। 3 साल का आईटीआर आप अगर बनाने जाओगे तो आपसे लाख रुपए तक झटक लेंगे। लेकिन उसमें से मान्य केवल 1 साल का ही होता है जो गारंटी का होता है, बाकी इनलीगल होता है। आपका फाइल रुक सकता है, धोखा हो सकता है आपके साथ, आप लोग जो है संभल के काम कीजिए। तो दोस्तों इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, आप लोग जो है आईटी फाइल वगैरह भरिए। ऐसा नहीं है कि आप इनकम टैक्स आप बहुत सारा कमाई कर रहे हैं, बहुत सारा आमदनी आ रहा है तो ही आईटी फाइल भरिए। आईटी फाइल का एक प्रूफ जो होता है कि आप गवर्नमेंट की नज़र में आपका अच्छा खासा एक रेशियो बन जाता है कि आप साल का इतना अर्न करते हैं, भले वो अर्निंग आपकी जो है अकाउंट में आती हो या बाहर से कैश मिलती हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो 10-12-15 हज़ार की नौकरी करने वाले लोग होते हैं उनको कैश ही पेमेंट मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से आईटी फाइल कीजिए। कोई पैसा नहीं उसमें ज़्यादा लगता है, केवल अकाउंटेंट की फ़ीस होती है जो वही खर्चा होता है। जो भी मतलब हर अकाउंटेंट का अपना अलग अलग फ़ीस होता है, किसी का 2,500, किसी का 2,000, किसी का 1,500, ऐसे अकाउंटेंट लोग लेते हैं, वो आपका आईटी फाइल बना। और उसके ऊपर आप जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आसानी से और ईजी तरीके से लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरी इन बातों को आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, और अगर आप एक अच्छा घर लेना चाहते हैं तो आप जो है अपनी आईटी फाइल वगैरह बनाना स्टार्ट कीजिए, इसके बाद में ही घर पे जाइए। तो बाकी उन भाइयों का लिए कोई दिक्कत नहीं है जिनके पास कैश पड़े होते हैं 25-30 लाख रुपए, उनके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है। कैश के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लोन लेते हो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों पहले ये सब चीज़ें बना लीजिए ध्यान से, और इसके बाद में ही आप जो है लोन के लिए अप्लाई कीजिए, तब आप एक अच्छा घर ले सकते हैं। वरना अगर आप इन सब चीज़ों के बिना अगर आप घर देख रहे हैं तो आपका समय बर्बाद होने वाला है, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। क्योंकि आप लोग जो है घर भी पसंद कर लेंगे, फ्लैट भी पसंद कर लेंगे, देख भी लेंगे, इसके बाद में जाके आएगी प्रॉब्लम लोन पे। और इसमें एक चीज़ मैं और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें नुकसान क्या हो सकता है। तो दोस्तों जब भी आप लोग जो है अगर घर पसंद करते हो, कोई फ्लैट देखते हो और वहाँ जाते हो तो आपसे डिमांड की जाती है कि सर आप लाख रुपए 50,000 रुपये दे करके आप घर बुक कर दीजिए।
बाकी बाद में लोन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है इस सिचुएशन में आप लोग घर के लिए 1,50,000 दे देते हो और इसके बाद में लोन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपके पास IT फाइल वगैरह नहीं होती है, तब जाके आपके साथ सामने मेन समस्या खड़ी होती है और आपका जो घर का सपना होता है वो कहीं ना कहीं लेने का चूर होने लगता है। या बहुत सारे मेरे दोस्तों के पैसे इस तरह से फंस चुके हैं जो आज तक वापस नहीं मिले हैं, क्योंकि पैसे एक बार बिल्डर्स के पास जाने के बाद में वापस लेने में काफ़ी समय लगता है और उसका एक प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग IT फाइल बनाइए, पहले सारी डिटेल्स इकट्ठा कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सारे क्लियर कीजिए, इसके बाद में ही घर खरीदने के लिए सोचिए या घर देखने के लिए निकलिए। क्योंकि इससे पहले अगर आप निकलते हैं, मान लीजिए आप बिना हथियार के युद्ध मैदान में चले गए, तो वहाँ पे आपको हार ही देखनी पड़ेगी। और अगर आपके पास सारे हथियार होंगे, हथियारों के साथ में आप मैदान में जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, तब आपके जीत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी और आप लोग घर खरीदने से पहले ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, इसके बाद में ही फिर जो है घर के लिए निकलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी अगर और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं मुझसे, कोई किसी प्रकार की घर लेने से पहले अगर कोई इंक्वायरी है, कोई क्यूरी है, आपके मन में कोई सवाल हैं, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बेहिचक कॉल कर सकते हैं, आपको ये सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बताता हूँ सब रियल चीज़ें बताता हूँ, कुछ भी छुपाता नहीं आपसे। ये नहीं कि मैं अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए आप लोगों का कोई नुकसान होने दूँ। दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो बंदे चॉल प्रॉपर्टी पे जाना चाहते हैं वो उस पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस उसमें थोड़ा सा संभल के अगर आप जो है लेते हैं घर चॉल प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में 80% पब्लिक चॉल पे ही रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे मुंबई का जोगेश्वरी देख लीजिए, बैंड्रा देख लीजिए, ईस्ट अंधेरी, गोरेगांव, मलाड, जहाँ भी आप ईस्ट उठा के देखेंगे सारे लोग जो है अधिकतर पब्लिक चॉल में रहती है। यहाँ तक कि मैं भी चॉल में रहता हूँ। किसी दिन मैं आप लोगों को अपने घर का टूर कराऊंगा और मैं उसको बेचना भी चाहता हूँ, अपना जो मेरा घर है चॉल वाला, तो मैं किसी दिन अपना घर का टूर कराऊंगा। तो दोस्तों मैं बार बार आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले IT फाइल बना लीजिए, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने तक का कम से कम थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, तभी गवर्नमेंट को या बैंकर को भरोसा होगा कि आप उस जो लोन आपको देंगे वो लोग, तो उसको आप चुका सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग को, आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज का ये जो ब्लॉग है मेरा, ये कैसा लगा आप लोगों को, ये जानकारी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब भी कोई इंक्वायरी है, आपके मन में कोई सवाल हैं जो लगता है आपको कि पूछना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नई प्रॉपर्टी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।